हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। देखो, ऑटोट्रॉफ आप जानते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमें जो स्टेटमेंट निकालनी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बिल्कुल सही बात है और ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई एक तरह से। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बात भी बिल्कुल सही बात है। वो अपना जो फूड सिंथेसाइज करते हैं वो अल्टीमेटली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और अगर आपको एनिमल का केस आए, एनिमल के केस में जो बचा हुआ फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में स्टोर करती है और प्लांट स्टार्च में स्टोर करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही एक नंबर में पूछ लेते हैं। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आंसर इज सी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। देखो, कुछ ऐसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो वो अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करते हैं फूड के ऊपर। वो फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी और वो फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं, एसिमुलेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि भी इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड बाहर ब्रेक डाउन करके फिर एब्जॉर्ब कराते हैं। मशरूम, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट नहीं बच्चे, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। यस, जो यीस्ट होती है, मशरूम होती है, ब्रेड मोल्ड होती है, ये फूड को बाहर ब्रेक डाउन करके फिर एब्जॉर्ब कराते हैं। ये क्वेश्चन आपके फुल सिलेबस टेस्ट में भी था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को कह रहा है भाई। हेट्रोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कह रहा है हेट्रोट्रोफ अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेट्रोट्रोफ कौन होते हैं? जो अपने फूड के लिए प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं। तो हमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी थी? करेक्ट। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, हेट्रोट्रोफ अपना खाना खुद कहां बनाते हैं? ऑटोट्रोफ बनाते हैं वो तो आंसर इज ए। सीधा आगे चलें, चलिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया। करेक्ट में से कौन सा एलिमेंट्री कनाल की सीक्वेंस करेक्ट है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसोफेगस लिख रहा है। गलत लिख रहा है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। लार्ज थोड़ा ना आती है, लार्ज तो स्मॉल के बाद आती है। माउथ, स्टमक नहीं, माउथ से बाद इसोफेगस। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन की एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? देखो, salivary amylase क्या करता है? जो आप खाने में स्टार्च खाते हैं ना, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर वो आगे जाके दोबारा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पर पहली ब्रेकडाउन कहां मिलती है उसको? माउथ के अंदर। कौन सा एंजाइम करता है? सलाइवरी अमाइलेज करता है। कह रहा है अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटीन ब्रेकडाउन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर को फर्क पड़ेगा। तो आंसर इज बी। तो जो स्टार्च की ब्रेकडाउन होगी शुगर में वो अफेक्ट होगी। ठीक है जी। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस से प्रिवेंट होती है, और आपको म्यूकस का रोल आए तो उसका रोल ही यही होता है कि वो HCl को इनर लाइनिंग से
प्रिवेंट करता है। विद एज मैंने आपको बताया था वो जो म्यूकस की थिक लेयर होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए वो एसिड से उनकी स्टमक की लाइनिंग खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसको स्टमक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है जी, पर सब में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या है इसका? म्यूकस। 7th, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। देखो लीवर से जो बाइल आता है, कह रहे कौन से हिस्से में जाता है। अब स्टमक में तो जाता नहीं, ईसोफेगस में तो जाता नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत दूर हो गई, कहाँ जाता होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो बच जाता है वो स्टोर कहाँ होता है? वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड इनटू द राइस वाटर। देखो राइस में, चावल में स्टार्च होता है और जब आयोडीन डालेंगे तो स्टार्च आयोडीन के साथ मिलके ब्लू ब्लैक कलर देती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, कभी आपको ज़िंदगी में स्टार्च का टेस्ट करना हो कि स्टार्च है या नहीं है, आप उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दो, ब्लू कलर आ जाएगा। और अगर आपने आयोडीन का टेस्ट करना है कि आयोडीन है या नहीं है, तो आप उसमें स्टार्च डाल दो, ब्लू कलर आ जाएगा। अभी 10th में आप किसका टेस्ट कर रहे हो? स्टार्च का। किसकी मदद से? आयोडीन की मदद से। क्या डाल के? ब्लू कलर से अपीयरेंस होगी आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से। 11th 12th में साइंस लोगे, केमिस्ट्री लोगे, वहाँ आयोडीन का टेस्ट आएगा। तो आयोडीन का टेस्ट कैसे करेंगे? उस आयोडीन के टेस्ट में स्टार्च वाला पेपर डाल देंगे, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया जी? हाँ जी। तो आजकल जो नकली पनीर आता है, आप नकली पनीर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि प्रोटीन में तो पनीर में तो प्रोटीन होता है, तो वो स्टार्च वाला प्रोटीन बेच देते हैं। तो आप उस प्रोटीन को लो, उस पनीर को लो, उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालो। अगर आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से वो ब्लू ब्लैक हो रहा है तो उसमें प्रोटीन की जगह स्टार्च भी है, वो मिलावटी पनीर है फिर इसका मतलब। ठीक है, तो किसका टेस्ट कर रहा है? प्रोटीन का टेस्ट कर रही है, स्टार्च का? स्टार्च का टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो रह ही गया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू द राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है, सारा कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होता है वहाँ जाके, विलाई होते हैं, सरफेस एरिया होता है, ब्लड के थ्रू एक्सचेंज हो रहा होता है, सारा एब्जॉर्प्शन, सारा काम लास्ट में कहाँ खत्म हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होते हैं बच्चे, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहे होते हैं, और लाइपेज किसको तोड़ रहा होता है? इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट किसको? इमल्सिफाइड फैट बोलना, फैट मत बोलना। तो अब देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट नहीं, इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। देखो लाइपेज तो करता है, ट्रिप्सिन नहीं करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को। तो ऑप्शन 4th डी इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। When air is blown from mouth into the test tube containing lime water। देखो जब हम फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने का मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस दुनिया में एक ही टेस्ट है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कह रहा है कि अगर फूंक मारी और लाइम वाटर मिल्की हो गया, वो किसकी वजह से हुआ होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ होगा। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो केमिस्ट्री के बेसिक से आप उठा के कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 12, 13 आपको कई बार आपके टेस्ट या स्कूल के पेपर में मिला होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बायो में मैक्सिमम केस रहता है, चांस रहता है क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के यहाँ से डाल देते हैं। और देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनोर्बिक। देखो जब एनोर्बिक आ गया तो एयर नहीं है, और जब एयर नहीं है तो फिर मान के चलना जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और एरोबिक में 2 केस होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कई बार बच्चा लैक ऑफ ऑक्सीजन को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ लेता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो लैक्टिक एसिड बनता है,
ठीक है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में बन रहा होता है। और देखते हैं एनोर्बिक पूछ रहे हैं, तो एनोर्बिक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, यानी कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट, मतलब फर्स्ट हाफ सबका सेम ही है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल नहीं बनता, साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल CO2 बन रही होती है, साइटोप्लाज्म में ही बन रही होती है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनती है वो कहाँ बनती है, तो साइटोप्लाज्म लिख के आना। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ CO2 वाटर एनर्जी रिलीज होती है, और लैक्टिक एसिड भी आ गया, वो भी कहाँ करके आना है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में मत कराना, लैक्टिक एसिड भी साइटोप्लाज्म। तभी तो जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को नहीं होने देता, मूवमेंट ही नहीं हो पाती, तो उसको क्रैम्प्स की बात कह देते हैं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एयर की प्रेजेंस में। अब एयर की प्रेजेंस में जो पायरुवेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ग्लूकोज वाटर एंड एनर्जी में। आओ देखते हैं सही ऑप्शन कौन सी है। देखो पहली ऑप्शन तो सब में सेम है, नहीं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, मतलब BCD हो सकता है। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, CO2 वाटर एनर्जी, यही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखो इसने C ऑप्शन में क्या कर दिया कि पायरुवेट और एनर्जी, नहीं, पहले पायरुवेट ही बनता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के कन्वर्जन से बनती है। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन, मतलब इसमें ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती हैं, पर किसके बारे में पूछ रहा है, ये सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, आओ देखते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। देखो बच्चे ये चीज ना मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस क्वेश्चन ही नहीं, आपको कुछ और चीजें भी माइंड में रिकॉल करने की है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब सांस लेते हैं, सांस ले रहा हूं मैं, तो मेरे रिब्स अंदर नहीं जा रहे, बाहर आ रहे हैं। जो रिब्स हैं एक्सपैंड हो रहे हैं ना, बाहर आ रहे हैं। और जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम नीचे हो जाता है, उससे रिब्स बाहर आ जाते हैं। तो जब एक्सहेलेशन होता है तो रिब्स अंदर होते हैं और डायाफ्राम ऊपर आ जाता है, डोम शेप का होता है, ये मैंने पढ़ा था। अब ये क्या कह रहा है कि इनहेलेशन में रिब्स अंदर जाते हैं, पहली बात रिब्स अंदर नहीं, रिब्स बाहर आते हैं। फिर कह रहा है डायाफ्राम इज रेज्ड, डायाफ्राम रेज्ड नहीं होता, डायाफ्राम नीचे जाता है जिससे रिब्स बाहर आते हैं। तो पहली ऑप्शन गलत है। In the alveoli, the exchange of gases takes place. Oxygen from the alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide from the blood into alveolar air. बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो एल्वोलाइज होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसमें जब आप सांस लेते हैं उसकी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आती है। गैसियस एक्सचेंज होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, मतलब सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बी नहीं। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सवारी है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं। तो हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बड़ी एफिनिटी होती है, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने वाले की डेथ हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है मेरे बच्चों, उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एल्वोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया, अभी शायद मैंने ये बात बोली थी आपको एक्सप्लेन करते वक्त, एल्वोलाई में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो एक बात बताऊं, आप जब घर में रिवाइज करो, बुक सामने खुली हो, या जो बच्चा वीडियो लेक्चर मेरा देख रहा है वो यहाँ पर रोल ऑफ एल्वोलाई लिख ले। तो अगर आपको रोल ऑफ एल्वोलाई आ गया तो आप पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 लिख के आ सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। इससे अच्छी लैंग्वेज क्या होगी? ठीक है, हालांकि नोट्स में है, पर आप इसको लर्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे सही ऑप्शन में 2 मिला और 4 मिला, 2 और 4, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। मैं फोर्थ इसलिए बोल देता हूं क्योंकि कल को भी वीडियो देख रहा है तो डी और बी की साउंड एक जैसी लगती है बच्चे को, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चल रही है? बता दियो भाई।
15th, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज? जब हम सांस लेते हैं तो सही सीक्वेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। आप देखो, आप इसके क्वेश्चन करो आज, और क्वेश्चन करके घर जाके PYQ की कोई बुक करो, आप कहोगे यार बड़े क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम्पलर में से। ठीक है, और देखते हैं कौन सी सही सीक्वेंस है। नोस्ट्रिल, फिर लैरिंक्स, नहीं पहले फेरिंक्स आता है, जो फनल शेप होता है फेरिंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है बच्चे। लैरिंक्स साउंड बॉक्स के पास ही हो गया ना, तो नेसल पैसेज, ट्रैकिया, नहीं ना ट्रैकिया तो वो नीचे हो गया। नोस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, तो ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चे, आजिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ये तो बड़ा आसान है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई का फंक्शन मैंने कहा ना आपको, वो जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 था वो याद करो। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है हमारा? एल्वोलाई में। ठीक है बच्चे, आइए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हार्ट? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपको हायर लेवल पे जेई नीट की तैयारी करोगे वहां पे भी आएंगे, जिसमें कई सारी ऑप्शन गलत होती हैं, कई सारी ऑप्शन करेक्ट होती हैं, वो ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे बहुत पीस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को ढूंढना बच्चे, नहीं तो कई बार बच्चा गलत कर देता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है दिल के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। एक काम करता हूं मैं आपको यहाँ पे ना, आपको एक हार्ट का एक ब्रीफ करता हूं मैं आपको। ठीक है, एक हार्ट का एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं, फिर आप खुद ही इसमें से सही और गलत ऑप्शन निकाल लोगे। देखो, मैं हार्ट का करेक्ट डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, पर आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? 4। ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, करेक्ट डायग्राम हमने किया हुआ है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था जो राइट साइड होती है, राइट हार्ट में हम उसे लेफ्ट दिखाते हैं, और जो लेफ्ट साइड होती है हम उसे राइट साइड दिखाते हैं। उसका लॉजिक ये है कि जो मैं यहाँ लेफ्ट दिखा रहा हूँ, जब मैं घूम जाऊंगा तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया ना, मेरा लेफ्ट साइड, मेरा दिल का लेफ्ट हिस्सा, राइट हिस्सा यहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो जो आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो आपका जो राइट साइड है वहां पे हार्ट का कौन सा साइड दिखानी है? लेफ्ट। ये ध्यान रखना। तो दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया? वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन, बोलो, वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आता है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लू वन इज द ब्लड विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां पे वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व से ब्लड इसमें एंटर करता है। फिर ये जो डीऑक्सीजनेट, ये जो होती है, ये वेन है, दिस इज वेन। हाँ, ये वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। फिर यहां से हार्ट पंप करता है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में, सॉरी लंग्स में, सॉरी कहां आ गया? ये हमारे लंग्स आ गए। तो लंग्स में अब जो हार्ट से दूर जा रही होती हैं उनको हम आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। जो लंग से, जो एनीथिंग विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी, और जो लंग्स की तरफ जाती है उसको हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं, पल्मनरी। क्या नाम दे देते हैं? पल्मनरी। तो दिस आर्टरी इज अ पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। नॉर्मली आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। पर पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब डी मतलब नहीं ऑक्सीजन। लॉजिक समझ में आ गया? फिर लंग्स में एल्वोलाइज के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है।
जब गैसियस एक्सचेंज होता है, जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वुलाई में आ जाती है और एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ जाती है। और ब्लड में बिठाने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसको बिठा के ले लेता है। तो यहाँ से अब लंग्स में क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन आ चुकी है। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करती है, ठीक है जी, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करती है और जो हार्ट की तरफ आ रही होती है उसे हम वेन कहते हैं। तो दिस इज वेन और ये लंग से आ रही है तो ये पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात भी समझ में आ गई मेरे बच्चों को। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से फिर इसमें कलेक्ट होती है, फिर यहां से वॉल्व खुलता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक होती है। ये क्वेश्चन भी है, ये थिक वॉल होती है इसकी, मस्कुलर होता है अच्छा खासा। और फिर यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को आर्टरीज के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टरीज। तो ये आर्टरीज के अंदर जो ब्लड आ गया, ये कौन सा ब्लड आ गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो आपके क्वेश्चन भी था, टेस्ट में भी पूछा था मैंने, जो कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट था, कि जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होते हैं उसकी वॉल थिकर क्यों नहीं चाहिए? उसकी वॉल थिकर होंगी तभी तो वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसको अच्छा खासा थिक होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये सारी कहानी हो गई। अब आप देखते हैं कि कौन सी बात सही है हमारे हार्ट के बारे में। लेफ्ट एट्रियम कहाँ है जी? लेफ्ट एट्रियम ये रहा, रिसीव्स कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ना 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 ना, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। समझ में आ गया? तो सही है गलत है? ये गलत है, हमें सही ढूंढनी है, हमें सही ढूंढनी है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख गया? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात तो सही कह रहा है। वाइल राइट वेंट्रिकल, ये रहा, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू, कह रहे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है लंग्स को। तो ये सही है गलत है? ये तो सही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंकता है और राइट वेंट्रिकल हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंकता है। याद रहेगा मेरे बच्चों को? तो ये सही है, अभी तक तो ये सही है, बाकी और भी देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर, ये रहा लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। अरे नहीं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है, ये वाला ब्लड इसमें थोड़ा फेंक देगा। समझ में आ गई बात? तो सही है गलत है? ये भी गलत है। फोर्थ में देखते हैं, द राइट एट्रियम, ये रहा राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही कह रहा है। while the left ventricle pumps oxygenated blood to the different part of the body। सही कह रहा है गलत कह रहा है? फोर्थ भी सही कह रहा है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट। देखो अब एक बात बताओ, मान लो आपको ये सवाल आया और आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप फटाफट एक रफ डायग्राम बना के ये अपने आप को कंक्लूड तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कम से कम गलत आंसर से तो बच जाओगे। कभी कभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी तो आया था एमसीक्यू में, उसको भी तो सॉल्व करने में आप 1-2 मिनट लगा ही देते हो। तो आपको अगर श्योरिटी नहीं है आप इस तरीके का बना सकते हैं, पर ध्यान क्या रखना है, राइट साइड में लेफ्ट साइड दिखानी है हार्ट की और लेफ्ट साइड में राइट साइड दिखानी है। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। और हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड 2 बार आता है, ब्लड हमारे बॉडी में 2 बार आता है। और जो पाइसिस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं जो पानी में रहती हैं, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, उनमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है ये भी। हार्ट का आ सकता है पर लेबलिंग के ज़्यादा चांस है अब के टाइम में। पहले अगर आप पूछते तो हम कहते आ सकता है, ठीक है। पर डायग्राम जैसे मैंने आपको नोट्स में बनाया वैसे बनाना। डायग्राम वो मत बनाया ना जो आप बच्चे पढ़ते पढ़ते किताब की साइड पे ये बना देते हो।
ध्यान रखना। ये पता नहीं कहां से बच्चों ने सीख लिया ऐसा दिल बनाना। और फिर यही बच्चे हैं जो थोड़े से उदास होते हैं, कहते हैं हमारा दिल टूट गया। आ जाओ जी, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। कह रहा है ऐसी क्या चीज है जो ब्लड वापस नहीं जाता। आंसर इज वॉल्व। ब्लड के हार्ट के अंदर क्या होते हैं मेरे बच्चे? वॉल्व होते हैं, वो बैक नहीं मारने देता। आपने सुना होगा कई लोगों को, कई लोग सुना होगा कि फलाने के दिल में छेद है, तो कई ऐसे हार्ट में प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लड बैक मार रहा होता है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा था। कई लोगों में डिसऑर्डर होता है, उसको ASD बीमारी कहते हैं, आर्टिक सेप्टम डिसऑर्डर कहते हैं। वो आपने नहीं पढ़नी, हाई लेवल पढ़ेंगे, छोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं जी, किस चीज़ से ब्लड मिक्स नहीं होता? बोलो, वॉल्व्स की वजह से मिक्स नहीं होता। आगे चलते। अगर वॉल्व्स और सेप्टम दोनों आगे ऑप्शन में तो क्या चूज? वॉल्व्स टाइप्स ऑफ सेप्टम ही था वो भी। 19th कह रहा है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन बताओ, मैंने भी बताया किस में होता है? पाइसिस में होता है, ठीक है जी, मछलियों में होता है, ठीक है जी। हिंदी में मीन बोलते हैं, इंग्लिश में पाइसिस बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना तेरा हॉरोस्कोप कौन सा है, मैं पाइसियन हूँ, हैं जी, मछली बनी होती है ना वहाँ पे। चलो, कह रहा है ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस। कह रहा है एक बार किस में जाएगा? जो लेबियो है ना बच्चे, लेबियो पाइसियन होता है, इसमें तो एक ही बार जाता है। जो कैमेलियन है ये रेप्टाइल है, ये क्या है? ठीक है जी। और जो सैलेमेंडर है ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन दोनों में रह लेते हैं। और एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और 3 चैम्बर हार्ट में पार्शली डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता, पार्शली डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए तो आंसर नहीं हो सकता। जो हिप्पोकैमस है ये भी मछली होती है। आपने ऐसी मछली देखी होगी, इस तरीके की मछली बनी होती है, ऐसे आगे तरफ मुंह होता है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? हिप्पोकैमस। एक्सोकेटस ये भी मछली की टाइप है। एनाबस ये भी मछली की टाइप है। ये सब पानी के अंदर रहने वाले जीव है। अब तो याद करने पड़ेंगे, करो, चला जा। हाइला, हाइला पता क्या होता है? आइला नहीं, हाइला। हाइला फ्रॉग की टाइप होती है, मेंढक है। एम्फीबियन हो गया, कितने चैम्बर होते हैं इसके अंदर? 3 होते। एम्फीबियन में मेरे बच्चे 3 होते हैं। राना भी एम्फीबियन है, ड्रैको भी एम्फीबियन है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एम्फीबियन है। कितने चैम्बर होंगे इसके अंदर? 3। वेल, डॉल्फिन ये तो डबल सर्कुलेशन करेंगे, पर जो टर्टल आ गया, टर्टल फिर एम्फीबियन हो गया। तो मुझे वो चीज़ ढूंढनी है जो सिर्फ मछली की टाइप हो, पाइसियन टाइप हो। तो बी इज अ पाइसियन फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स द हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट। मैंने अभी बताया जो पाइसियन फैमिली होती है ना, जो पाइसियन फैमिली होती है, पाइसियन फैमिली में डबल सर्कुलेशन तो होता नहीं, क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। और ये क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पाइसियन फैमिली में नहीं करता, क्योंकि जो पाइसियन फैमिली होती है ना बच्चों, जो ये फैमिली होती है, इस फैमिली में क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर इनटू हार्ट। हार्ट से ये जाता है गिल्स में। कहाँ जाता है? गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाती है और ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड।
एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट ट्रांसफर इनटू द एंटायर बॉडी। तो दिल में तो गया ही नहीं वो, तो सिंगल सर्कुलेशन हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। तो अगर आपको आए कि भैया फिश में ब्लड के फ्लो को बताओ, तो ये लाइन लिख सकते हो आप, इसको अपनी लैंग्वेज में क्रिएट कर लोगे आप। चलो फिर आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। देखो आर्टरीज जो होती हैं कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड, पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड। वेन कौन सा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड, पर जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है, हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ ला रही होती है। आर्टरीज जो होती है ना, ध्यान रखना, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, मोटी होती है, मस्कुलर होती है, क्योंकि आर्टरीज में जो हार्ट पंप करता है ब्लड वो हाई प्रेशर से करता है, और हाई प्रेशर के ब्लड को वही झेल पाएगा जिसकी वॉल थिक होंगी या थिन होंगी, मोटी होंगी पतली होंगी, थिक वॉल होंगी तभी तो सहन कर पाएगा। और आर्टरीज में ना वॉल्व भी नहीं होता। क्या नहीं होता, क्योंकि हाई प्रेशर से आता है, वॉल्व की जरूरत ही नहीं है, ब्लड बैक ही नहीं मारेगा। वॉल्व होता है वेन्स में। वॉल्व किस में होता है, क्योंकि वेन्स में जब ब्लड नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ आ रहा होता है, ब्लड बैक मार सकता है, तो वॉल्व जो होते हैं उसको बैक को रोकते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो वेन के अंदर वॉल्व होता है और आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं होता। आर्टरीज की थिक वॉल होती है और वेन्स की वॉल थिक नहीं होती। अगर आपको आर्टरी और वेन का डिफरेंस आए तो दो डिफरेंस लिख दोगे आप आज। अब कह रहे हैं कि आर्टरीज के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है, दे हैव थिक वॉल्स, बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर आगे की लाइन देना, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही कह रहा है। कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, नहीं, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड नहीं लेता, वो तो हार्ट से लेके आ रहा होता भाई। दे हैव थिन वॉल, यहां भी रुक जाओ, आगे बढ़ना ही मत, थिन वॉल नहीं होती, वॉल भी नहीं होता। अब थिन वॉल और वॉल्व किस में होता है, वेन्स में होता है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लोस अंडर लो प्रेशर, नहीं भाई। देखो आप शब्दों का खेल देखो, वो एक एक शब्द से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ ऐसे ऑप्शन को कौन पिक कर सकता है, स्टेबल माइंड वाला बच्चा। स्ट्रेस में आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, स्ट्रेस में पेपर देने मत जाना, टेंशन में मत जाना, जितना आता होगा वो भी गलत कराओगे। ठीक है, आप देख रहे हो शब्दों का खेल कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ। दे हैव थिक वॉल, अभी तक ठीक है, विदाउट वॉल्व बिल्कुल ठीक है, ब्लड फ्लोस अंडर द हाई प्रेशर बिल्कुल ठीक है, एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो लो जी, यहां पे जब आप नोट करें एनसीईआरटी को खोल के तो लिख लेना डी में रोल ऑफ आर्टरी आ गया, तो ये लिखाऊंगा, बिल्कुल सही लिख दिया। शब्दों का खेल कितना अच्छे से उसने शब्दों में लिख दिया उसने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, नेफ्रॉन्स होती हैं जी, नेफ्रॉन तो यूनिट होती है किडनी की, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि वाटर जो होता है ये स्प्लिट करता है, स्प्लिट मतलब टूटता है। किस में टूटता है, ये टूटता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन को लिबरेट करने में हेल्प करती है। एंड दिस हाइड्रोजन हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, C6H12, वो फिर फाइनली किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। रिडक्शन का मतलब ही होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो तभी यहां पे हमने शब्द का क्या इस्तेमाल किया, रिड्यूस। ठीक है मेरे बच्चे, और देखते हैं सही ऑप्शन कौन सी है। ऑक्सीजन जो आती है फोटोसिंथेसिस में कहां से आती है, वाटर से आती है। कर लोगे बच्चे, चले आगे।
चलिए 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड टिश्यू को छोड़ता जाता है उसमें क्या रह जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, झूठ पकड़ना है, सच नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि आप बड़ी देर से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते हो, तो एकदम से जहां करेक्ट दिखती है आप उसी को आंसर मान लेते हो, पर यहां पे कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है, इनकरेक्ट। आओ देखते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। रिपेयर मेंटेनेंस तो चलती रहेगी, गाड़ी खरीदते हो वो रिपेयर मेंटेनेंस मांगती है, हमारा तो शरीर है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमंग द सेल। अरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, चैप्टर की पहली लाइन में बताया था आपको। तो झूठ कौन सी बात है, सी। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। ऑटोट्रॉप में जो फूड होता है वो स्टार्च में स्टोर होता है, और एनिमल में जो फूड होता है, जो बचा हुआ फूड होता है, वो किस में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में। इसलिए हमारी बॉडी के फैट ग्लाइकोजन ही बोल देते हैं हम। आ जाओ, जो स्टोर होता है। तो आंसर इज, किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की समरी अब आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वो रिलीज करते हैं, राइट। आ जाओ, कौन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या बना रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। तो ऑप्शन सी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बात नहीं करनी हमें। चूज द इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज नहीं होती, ये लो। अभी मैंने एक बात बताई, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन आती है, तभी तो वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो वो शब्द बड़ा अहम शब्द है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज या फूड। हाँ भाई, सी और डी वर्ड सेम है। सी और डी, सर O2 है, ऊपर O2 है, डी में CO है। पी में देखना, इसमें CO2 लगा दी, सेम कहाँ है। चल कोई बात नहीं बच्चे, डाउट पूछ लेना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। घर जाके कंफ्यूज हो उससे अच्छा यहीं पे क्लियर करके जाओ। 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थ्योरी में भी आता है, सेम क्वेश्चन थ्योरी में भी आएगा। कह रहा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, आंसर इज वाटर इन द गार्ड सेल। मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है। देखो बच्चे, जो गार्ड सेल में जो पेयर होता है, जब वाटर की एंट्री होती है, जब वाटर एंटर करता है, तो आपने एक शब्द लिखना है, द गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड। ये शब्द चाहिए मुझे आंसर में। जब टर्जिड हो जाएगा तो इसकी जो ये वाली वॉल होती है पतली होती है, ये वाली वॉल मोटी होती है, तो ये फूल जाता है। जब ये फूल जाता है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, ठीक है जी। और जब इसमें से वाटर बाहर जाता है, वाटर एग्जिट लेता है, तो यहां पर जो शब्द लिखना है फ्लैसिड लिखना है, ठीक है जी। फुस हो गया, जैसे गुब्बारे में से पानी निकाल दो फ्लैसिड होता है, सिकुड़ जाता है। और जब ये फ्लैसिड होता है तो इसके स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो प्लीज इन शब्दों को जरूर लिखें कि जब वाटर एंटर करेगा, द गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड, स्टोमेटल पोर विल ओपन, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। और जब वाटर रिमूव होगा, एग्जिट लेगा, तो शब्द क्या चाहिए मुझे, फ्लैसिड। चाहे अंडरलाइन कर देना इस शब्द को। फ्लैसिड होते ही वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा एंड स्टोमेटल पोर विल। तो रात के समय ये बंद हो जाते हैं, दिन के समय ये खुल जाते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चूज द फॉर्म इन विच द मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है ना मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। अब प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन लेने के लिए उनको या तो नाइट्रेट्स चाहिए या यूरिया चाहिए।
इसकी नाइट्रोजन को प्लांट यूज कर लेते हैं। तो आप देखो किसान अपनी फसलों पे यूरिया डालते हैं, उस पर नाइट्रोजन होती है, वो वही नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कराते हैं। तो आंसर इज प्रोटीन तो छोड़ दो, प्रोटीन तो बनाते हैं प्लांट इस नाइट्रोजन का यूज करके। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। वो बनाते हैं, प्रोटीन से थोड़ा नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाते हैं भाई। आगे चलो, नाइट्रेट बिल्कुल सही, यूरिया बिल्कुल सही, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते वो। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट से लेंगे, यहां किससे लेंगे? यूरिया से, फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर जाना इसको। तो 2 और 3 आंसर है, ढूंढ लो 2 और 3, बी ऑप्शन। टेस्ट में था ये? हाँ, स्टार्टिंग के टेस्ट में रहा होगा, इस वाले टेस्ट में नहीं था। विच इज फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? आंसर इज अमाइलेज। सबसे पहले तो अमाइलेज आता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? मतलब एक से ज्यादा करेक्ट हो सकती हैं, ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द यीस्ट, बिल्कुल सही कर है, कर सकता है पायरुवेट, यीस्ट ही करता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन? नहीं, फर्मेंटेशन एरोबिक नहीं, फर्मेंटेशन एनोरबिक होती है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही चीज हो रही होती है, एरोबिक, वो भी प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, वो भी लैक्टिक एसिड, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनोरबिक रेस्पिरेशन, सही है। तो फोर्थ सही है और फर्स्ट सही है, सी पार्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स। अभी बताया क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, पीछे बता रहा था मैं। क्यों? क्योंकि द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू कहां पर? साइटोप्लाज्म। मैं बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाए, गलती ना करके आओ। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द बॉडी। सही पाथ ढूंढने, किडनी, यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से पास हो जाता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस नहीं है, डेफिशिएंसी है, एब्सेंस नहीं कह रहा हूं। द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, अभी तो बताया, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं नेम द फॉलोइंग। चलो जी नाम करते हैं इनका, आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, द प्रोसेस इन द प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पूरा कर देना। ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रोप्स पूरा कर देना। द सेल ऑर्गेनली वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, कहां पे अकर होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा लिख देता हूं, इसके स्पेलिंग बच्चे गलत लिखते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट। द सेल दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स पूरा कर देना। एन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक दैट एक्ट ऑन प्रोटीन, पेप्सिन। अब यहां ट्रिप्सिन मत लिख देना क्योंकि ये स्टमक की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें एक तो पेप्सिन होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक म्यूकस होता है। तीनों के फंक्शन आपको पता है, क्वेश्चन ऊपर पहले भी आए थे।
ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? कह रहे सारे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं दिन के समय। हाँ देते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट तब देंगे जब रेस्पिरेशन करेंगे। अब रेस्पिरेशन वो दिन में भी करेंगे, रेस्पिरेशन वो रात में भी करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात में भी देते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे, सारा समय चलती रहती है, रुकती नहीं है। वो बात लगे जो दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसी को यूज भी कर रहे होते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? पर वो कह रहे हैं कि यार दिन में ऑक्सीजन रात में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, दिन में ऑक्सीजन वाली बात तो सही है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। वो पूरा दिन ही छोड़ते रहते कार्बन डाइऑक्साइड, दिन हो या रात हो। हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी पीछे पढ़ा के आए हुए। दो शब्द चाहिए, पानी की एंट्री पे टर्जिड, पानी के एग्जिट पे फ्लैसिड। टर्जिड होने पे स्टोमेटल पोर ओपन, फ्लैसिड होने पर स्टोमेटल पोर क्लोज्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ द प्लांट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। कह रहा है प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रहा है और टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring? अरे कार्बन डाइऑक्साइड देने का मतलब वो रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है, वो दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेस विच मे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन के समय फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, दिन के समय वो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट प्रोसेस बच्चे। ठीक, 39th रह गया। टू ग्रीन प्लांट आर सेपरेटेड इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। मतलब उनमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, कंटेनर है पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। एक डार्क में है और एक लाइट में है, कौन सा जिएगा कौन सा मर जाएगा? लाइट वाला, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। जो डार्क में है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करता रहेगा, सनलाइट नहीं है तो वो नहीं काम कर पाएगा। ठीक है जी, वो जल्दी मर जाएगा। लिख लोगे इस आंसर को अपने आप, ये तो बच्चों वाला है। Why do fishes die when taken out of the water? मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि मछलियां जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं थ्रू गिल्स, स्पेशल ऑर्गन थ्रू, दे डू नॉट हैव लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो लिख लोगे अपने शब्दों में, डिफरेंशिएट ऑटोट्रोप हेटेरोट्रोप करते रहोगे अपने आप। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूट्रिशन से फाइनली क्या प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसलिए इंसान को न्यूट्रिशन चाहिए भाई। व्हाट विल हैपन इफ ग्रीन प्लांट डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ? अरे अगर ग्रीन प्लांट डिसअपीयर हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, दे प्रोड्यूस फूड, और उन फूड को डिफरेंट हर्बीवोर लेते हैं, और हर्बीवोर भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा इकोसिस्टम की चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हर्बीवोर मर जाएंगे तो कार्निवोर भी मरने शुरू हो जाएंगे, तो यानी कि इट विल डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। लिख लोगे इस आंसर को अपने आप। द लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट आर कोटेड विद वैसलीन। कह रहा है उसके ऊपर क्या लगा दी हमने? वैसलीन लगा दी। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम? देखो जो वैसलीन होती है ना, आपने अपने हाथ पे वैसलीन लगा दी, आप पानी में हाथ धो, पानी आपके हाथ पे टिकता कभी? कभी नहीं टिकेगा। तेल हाथ पे लगा दो, पानी टिकेगा आपके हाथ पे? नहीं। तो आपने अगर वैसलीन लगा दी तो उस पर वाटर वेपर नहीं आ पाएंगे, वाटर नहीं आ पाएंगे तो वाटर इनसाइड एंट्री नहीं ले पाएगा, वाटर एंट्री नहीं ले पाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन नहीं होंगे, स्टोमेटल पोर ओपन नहीं होंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस विल इनहिबिट, और फोटोसिंथेसिस इनहिबिट होगा तो प्लांट फूड कैसे बनाएंगे? प्लांट विल डाई। तो हमें बैरियर नहीं लगाना, तो द लेयर ऑफ इंसुलिन विल एक्ट एज बैरियर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनोरबिक रेस्पिरेशन, ये तो बात करके ही आ रहे थे हम ऊपर, तो इसको कर लोगे बच्चों आप?
तो ये आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।